India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु मंत्री पोनमुडी और पत्नी को 3 साल की जेल, 50 लाख जुर्माना। दोषी ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा, उम्र को देखते हुए कुछ नरमी हो। राहुल गांधी द्वारा दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर मामले में जांच पर स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में हो तलब। दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग कहा गया, पहचान उजागर करने वाला ट्वीट हटा दिया है। संजय सिंह की जमानत की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट अब शुक्रवार को सुनाएगा अपना फैसला। शराब मामले में राहत की है मांग। India Legal presents Courts Roundup. मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाची को गुरुवार को 3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने 19 दिसंबर को दोनों को दोषी करार देने के बाद आज सजा सुनाई। पोनमुडी और उनकी पत्नी को जेल की सजा के अलावा 50 लाख रुपए का जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया था। भ्रष्टाचार के मामले में दंपत्ति को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को हाल ही में न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने इस सप्ताह की शुरुआत में पलट दिया था और जिसके बाद उन्हें सजा सुनाने के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। सजा सुनाए जाने के समय पोनमुडी और उनकी पत्नी अदालत कक्ष में मौजूद थे। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उनकी उम्र को देखते हुए कुछ उदारता दिखाई जाए और चूंकि ये एक पुराना मामला है, अप्रैल 2016 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामलों के एक विशेष न्यायाधीश टी सुंदर मूर्ति ने पोनमुडी और विशालाची को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष, जिन्होंने दावा किया था कि दंपत्ति के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 1 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति और भी कई संपत्ति हैं, आरोपियों के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा है। मामले में अभियोजन पक्ष डीवीएससी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी और डीवीएससी के अपील को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। पोनमुडी और उनकी पत्नी इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए एक पुनरीक्षण मामले में भी पक्षकार हैं, जिसमें इस साल जून में सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश एन वसंत लीला द्वारा आय से अधिक संपत्ति के एक अन्य मामले में दंपत्ति को बरी किए जाने पर सवाल उठाया गया था। इधर नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी के ट्वीट मामले में अब की गई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 4 हफ्ते में जमा कराने को कहा है। मामले पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी गई कि नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट हटा दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरफ से कहा गया कि उनके द्वारा कथित पोस्ट पहले ही हटा दिया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ
तरफ से कहा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी रेप के बाद हत्या हुई, जबकि उसकी मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल शिकायत पर 8 हफ्ते के भीतर उचित फैसला लेने को कहा है। दरअसल दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की दलित लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की ट्विटर पर राहुल गांधी ने पहचान उजागर करते हुए मृत लड़की के माता पिता की तस्वीरें शेयर की थी, जिसके खिलाफ मकरंद सुरेश माडलेकर नामक एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना कानूनन जुर्म है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की ओर से कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। जस्टिस ज्योति सिंह ने एक्ट्रेस फर्नांडिस की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ईडी की ECIR और साथ ही मामले में उन्हें 10वें आरोपी के रूप में दोषी ठहराने वाली दूसरी पूरक शिकायत को रद्द करने की मांग की गई। दलील ये दी गई है कि जैकलीन फर्नांडिस अगर पीड़िता हैं या सरकारी गवाह हैं तो वो आरोपी नहीं बन सकती। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने याचिका की सुनवाई योग्यतापूर्व आपत्ति जताते हुए कहा कि जब वे विशेष न्यायाधीश द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को कोई चुनौती नहीं है तो अभियोजन की शिकायत को चुनौती सुनवाई योग्य नहीं है। हुसैन ने आगे कहा कि विशेष अदालत ने संज्ञान के आदेश में ये विचार किया कि प्रथम दृष्टया एक्ट्रेस के खिलाफ मामला बनता है और ये आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त मामला है। दूसरी ओर एक्ट्रेस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि याचिका में की गई प्रार्थना आपराधिक कार्यवाही में पारित हर आदेश को कवर करती है और संज्ञान के आदेश का फर्नांडिस से कोई लेना देना नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी को होगी। अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने कहा कि ईडी द्वारा दायर किए गए सबूत साबित करेंगे कि वो सुकेश चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले की निर्दोष पीड़िता हैं। इसमें कहा गया है कि ये ईडी का स्वीकृत मामला है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सुकेश चंद्रशेखर को मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी तक अप्रतिबंधित पहुंच उपलब्ध की, जिसका उपयोग उन्होंने मूल शिकायतकर्ता और उनके सहित कई फिल्म कलाकारों को समान कार्यप्रणाली के साथ धोखा देने के लिए किया। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको आरोपी बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के विरुद्ध है। यही चीज हमने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखी कि अगर मेन ऑफेंस में उनको विक्टिम कहा गया है, एक सरकारी गवाह कहा गया है, तो वो PMLA में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरोपी नहीं बन सकते। इसी चीज पे आज नोटिस इश्यू हुई है। तो अब अगली सुनवाई सर इस केस में कब होनी है? अगली सुनवाई इस केस में 29 जनवरी 2024 को होगी। दिल्ली की एक अदालत विशेष अदालत ने AES छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके संस्थापक निदेशक संजीव कुमार अग्रवाल को 2007 में छत्तीसगढ़ में सयांग कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों से जुड़े मामले में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू जिला अदालतों के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने CBI द्वारा दायर मामले को रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करते समय गलत तरीके से पेश किया था कि वो AES कॉर्पोरेशन USA की 100% सहायक कंपनी है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों ने अपने पक्ष में कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय को धोखा नहीं दिया था, क्योंकि जब AES छत्तीसगढ़ एनर्जी ने आवेदन में अपनी सहायक प्रकृति का उल्लेख किया था तो कोई गलत बयानी नहीं हुई थी। रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच करने पर अदालत ने पाया कि AES कॉर्पोरेशन USA अपनी सहायक कंपनी AES इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से AES छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित कर रहा था। कोर्ट ने CBI के इस सबूत पर गौर किया कि आरोपी कंपनी ने खुद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचित किया था कि वो किसी अन्य होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है। न्यायालय ने कहा कि AES छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों को तैयार करने और कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने के तरीके में घोर लापरवाही हुई थी। इस प्रकार अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने अपनी गलतियों के लिए मुकदमे का सामना किया था। अदालत ने CBI के इस मामले को भी खारिज कर दिया कि AES कॉर्पोरेशन ने बाद में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में AES छत्तीसगढ़ एनर्जी को अपनी सहायक कंपनी के रूप में उल्लेख करना शुरू कर दिया था।
इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि बृहस्पतिवार को 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय से राज्यसभा सदस्य सिंह को अपने 5वें पूरक आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। संजय सिंह को कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने सिंह को अभियोजन शिकायत के साथ साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान का मुद्दा अभी भी गवाह संरक्षण समिति के समक्ष लंबित है। वकील ने कहा कि पूरक शिकायत की एक ई कॉपी अदालत के निर्देश के अनुसार आप नेता को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। अदालत ने कहा कि ये निर्देश दिया जाता है कि पिछले सभी आरोप पत्रों की प्रतियों के अलावा दस्तावेजों और 5वीं अभियोजन शिकायत की प्रति को 23 दिसंबर तक आरोपी के वकील को उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने कहा 10 जनवरी को सूचीबद्ध करें जब मुख्य मामले की सुनवाई निर्धारित है। न्यायिक हिरासत की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ाई जाती है। ईडी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सिंह के खिलाफ अपनी 5वीं अभियोजन शिकायत 2 दिसंबर को दायर की थी और अदालत ने 19 दिसंबर को इसका संज्ञान लिया था। अदालत ने 11 दिसंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी। So the Honorable Court has directed them to supply the copies within 2 days. This supplementary PC, Mr. Sanjay Singh, as well as all other prosecution complaints which have been filed earlier in this case. This is 10th of January at 10 a.m. Yeah, so the bail order, the Honorable Court has apprised us that if the order would be completed, so it will pronounce at 4 p.m. today, and if not, then tomorrow. दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को बृहस्पतिवार को अदालत के समक्ष पेश किया। सुनवाई के बाद सभी आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है। पुलिस ने दलील दी कि उन्हें कुछ सबूत मिले हैं और उसका मिलान आरोपियों से करवाना है। वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी के दिन 13 दिसंबर को 2 व्यक्ति सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और उन्होंने कैन से पीले रंग की गैस छोड़ी थी। हालांकि सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। चारों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि 5 जनवरी तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने शहर पुलिस की ओर से दाखिल एक अर्जी पर आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे और नीलम देवी की हिरासत 15 दिन तक बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 15 दिन की रिमांड बढ़ाए जाने की मांग कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि 7 दिनों की जांच और पूछताछ में हमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। इसकी जानकारी ओपन कोर्ट में नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पुलिस हिरासत के दौरान हम आरोपियों को कई जगह ले जाया गया। हमें जो सबूत मिले हैं उनका आरोपियों के साथ मिलान करना है, उनके सोशल मीडिया की जांच करनी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की रिमांड 15 दिन बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कोर्ट से कहा कि ये मामला इतना आसान नहीं है। इसमें कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके पीछे की गहरी साजिश का पता लगाना है। इस मामले में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उनकी मदद की, उनका पता लगाना है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इन चारों आरोपियों का नया सिम कार्ड जारी करवाने की इजाजत की मांग करते हुए कहा कि आरोपियों ने घटना के बाद अपना सिम कार्ड नष्ट कर दिया था। ऐसे में उनका डुप्लीकेट सिम जारी करवाकर उनके कनेक्शन का पता लगाना और उनके पीछे की मोटिव की जानकारी हासिल की जा सके। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील सुनने के बाद सभी आरोपियों को अगले साल 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। संसद पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की बरसी के दिन गत 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई थी जब लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से सागर शर्मा और मनोरंजन डे सदन के भीतर कूद गए थे और उन्होंने नारेबाजी करते हुए केन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया था। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया था।
इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली केन लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले 2 अन्य लोगों अमोल शिंदे और नीलम देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन लोगों ने तानाशाही नहीं चलेगी और कुछ अन्य नारे भी लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लोकसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए नियुक्त सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि को विनियमित करना है। साथ ही चुनाव आयोग के कामकाज की प्रक्रिया की रूपरेखा भी तैयार करना है। नए कानून में सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन जैसे पहलू शामिल हैं। राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इस समिति की सिफारिशें पूर्ण समिति के अभाव में भी मान्य रहेंगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति चयन समिति को नामों का पैनल प्रस्तावित करेगी, जिसमें पात्रता मानदंड के साथ उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर होना आवश्यक होगा। सीईसी और ईसी के लिए वेतन और सेवा की शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर निर्धारित की गईं। हालांकि पूर्व सीईसी द्वारा वेतन असमानता पर चिंता जताए जाने के बाद जिन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित परिवर्तनों ने चुनाव आयोग की स्थिति को कम कर दिया, केंद्र सरकार ने सीईसी और ईसी के वेतन और भत्तों को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए संशोधन किया। इधर केरल उच्च न्यायालय ने 35 डकैतियों के दौरान की गई 7 हत्याओं के जो आरोपी हैं कुख्यात हत्यारे रेपर जयनंदन को उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक के विमोचन के लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए 2 दिन के एस्कॉर्ट पैरोल पर दे दी है। वकील कीर्ति जयनंदन की पत्नी द्वारा दायर याचिका में उनके वकील के रूप में पेश हुए थे। आइए इस संदर्भ में इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से जानते हैं कि पैरोल और फरला में क्या फर्क होता है। रिपोर्ट देखिए। केरला हाईकोर्ट ने इंदिरा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सोमवार को रेपर जयानंदन को 2 दिन का एस्कॉर्ट पैरोल दिया, जो एक बुरी शोहरत वाले कातिल हैं जिन्हें 7 हत्याओं के इल्जाम में पकड़ा गया है, जो 35 लूटपाटों के दौरान हुई थी, ताकि वो अपनी लिखी गई किताब के रिलीज फंक्शन में हिस्सा ले सके। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरोल क्या होता है और कोर्ट एक बुरे शोहरत वाले कातिल को क्यों पैरोल देगी। पैरोल और फरलो दोनों ही कानूनी उपाय हैं जिससे व्यक्ति को कुछ समय के लिए कारागार से बाहर जाने की अनुमति मिलती है। पैरोल, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 432 में बताई गई है, एक कैदी की नियंत्रित जल्दी रिहाई है, जो अच्छे व्यवहार और उनकी सजा के कुछ हिसाब को पूरा करने पर आधारित होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापना है। विपरीत रूप से सेक्शन 433A के तहत नियंत्रित फरलो किसी विशेष कारण के लिए तात्कालिक छुट्टी प्रदान करती है, जैसे परिवार में आपदात्मक स्थिति या चिकित्सा के कारण, लेकिन व्यक्ति कैद निगरानी में ही रहता है। जबकि पैरोल एक संरचित पुनर्स्थापना प्रक्रिया है, वैसे ही फरलो एक छोटा, अक्सर विशेष कारागार से छुट्टी है। दोनों का लक्ष्य है पुनर्वास की आवश्यकता और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जनता सुरक्षा की चिंताओं के साथ संतुलित करना। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.